15 मार्च 2007 जगह दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। 29 जून 2009 जगह उड़ीसा। 24 अप्रैल 2017 जगह सुकमा छत्तीसगढ़। और अंत में 5 अप्रैल 2021 जगह बीजापुर छत्तीसगढ़। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे कई सारे दिन और जगह हैं जिस दिन देश के हजारों सैनिक बिना किसी लड़ाई के अपने प्राणों की आहुति दे बैठे। ये वो दिन हैं जब आंखें जहां भी जाती छत बिछत हमारे वीरों की लाशें ही पाती। ये वो जगह हैं जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना को कायरों ने नक्सलवाद का नाम दिया। जी हाँ, ये वही नक्सलवाद है जिसे आपने कई बार अपने समाचार पत्र, टीवी और नेताओं के मुंह से सुना है। तो आइए जानते हैं नक्सलवाद, नक्सल या माओवाद क्या होता है, आखिर इस शब्द कैसे जन्म हुआ, कौन है ये नक्सल और क्या चाहते हैं ये। तो आइए इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ सीताराम और आप देख रहे हैं सीताराम इन्फो। नक्सल, माओवाद या नक्सलवादी शब्द के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं दो चेहरों के बारे में, चारू मजुमदार और कानू सान्याल। नक्सलवाद को हम अच्छे तरीक़ा से तब समझ पाएंगे जब चारू मजुमदार और कानू सान्याल के बारे में हम अच्छे से जान पाएंगे। चारू मजुमदार का जन्म 1918 में खुशहाल जमींदार परिवार में हुआ था। जन्म तो उनका जमींदार परिवार में हुआ था, परंतु जमींदारी जैसी उन्हें हैवानियत और वसीयत से उन्हें बड़ी चिढ़ थी। वह धनी परिवार में सुखी तो जरूर थे, पर वो इस सुख को छोड़कर क्रांतिकारी जीवन को ज़्यादा जीना पसंद करते थे। वो क्रांतिकारी जीवन को ज़्यादा श्रेय देते थे। वो सबसे अलग ही थे। उनके ये विचार थे कि वो समाज के लिए, इस किसानों के लिए कुछ कर सके। उन्हें ऐसा लगता था कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे बड़े बड़े लोग अंग्रेज हैं। इन सब का जन्म सिर्फ प्रतिष्ठा और नाम कमाने के लिए हुआ है। ये गरीब किसानों के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते। उनको ऐसा लगता था कि कोई भी बड़ा आदमी समाज के गरीबों और किसानों की मजबूरी के बारे में नहीं सोचेगा। चारू के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें क्रांति बहुत पसंद थी। उन्हें लगता था कि साधारण व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता और बिना क्रांति किए कभी कुछ परिवर्तन हो ही नहीं सकती। सन 1937-38 की बात है जब वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जुड़ गए ताकि वो किसानों के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि उस समय किसानों की स्थिति बहुत ठीक तो नहीं थी। अंग्रेजों के अलावा जमींदार और पूंजीपति भी किसानों का शोषण करते थे। 1946 के आसपास की बात है जब तेभागा आंदोलन हुआ। तेभागा आंदोलन, जिसमें जमींदार किसानों से खेती करवा के अपने अनुसार उन्हें आधा हिस्सा देती थी और आधा स्वयं हिस्सा रख लेते थे। परंतु किसानों को इस बात से बहुत दुख था, क्योंकि किसान ये चाहते थे कि उन्हें 2/3 हिस्सा मिले और 1/3 हिस्सा जमींदार को वो टैक्स के रूप में दे, क्योंकि हड्डियां गलाकर, खून और पसीना बहाकर खेती वो करते थे, ना कि जमींदार। इसी बात को लेकर संघर्ष छिड़ गया और इससे चारू मजुमदार इस आंदोलन में बहुत हद तक सफलता पाए और इसी से इनका मनोबल खूब बढ़ा। चारू ने सोचा कि अब सिर्फ अपने ही गांव नहीं बल्कि पूरे देश में किसानों को उनका हक दिलवा के रहेंगे और जमींदारों की चंगुल से किसानों को निकाल के रहेंगे। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। 1947 में देश आज़ाद हो चुका था। जो लड़ाई अब जमींदार और अंग्रेजों के साथ थी, अब वो लड़ाई सरकार के साथ हो गई, क्योंकि आज़ादी के बाद भूमि सुधार तो बहुत हुए, पर उसमें गरीब किसानों को ठीक से भूमि प्राप्त नहीं हुई। अब केंद्र सहित लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, पर चारू का अब भी वही विचारधारा थी, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, हम तो किसानों के हक के लिए लड़ेंगे और उनका हक दिलवा के रहेंगे। इसी आक्रामक स्वरूप के कारण और इसी आंदोलन के कारण 1948 में चारू को जेल हो गई और जेल में उनकी प्रथम बार मुलाकात हुई कानू सान्याल से। अब आता है कहानी में एक नया चेहरा, कानू सान्याल। तो ये कानू सान्याल कौन थे, ये जेल में क्या कर रहे थे और इस कहानी में इनकी क्या भूमिका रही, किस प्रकार किसान के हक का एक आंदोलन अब आतंकवाद के राह पर बढ़ गया है, कैसे एक छोटी सी घटना आज पूरे भारत के लिए सबसे बड़ी
घटना बनकर रह चुकी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में कहा था कि नक्सलवाद आने वाले समय के लिए आतंकवाद से भी बड़ा खतरा देश के लिए बनकर उभरेगी। इन सारी बातों को हम जानेंगे अपना अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।